हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जो हिस्ट्री का बैक ईयर है तो उसमें क्या है वो काफ़ी मोटा है, तो जिसे हम क्या है कि 1 से 2 बार तो कवर कर लेते हैं, उनके क्वेश्चन लगा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उसे बार बार रिवाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है और थोड़ा मतलब कि ज़्यादा पेज हो जाने की वजह से हम उसे बार बार रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या होता है, हमें घटना चक्र से शॉर्ट नोट्स तैयार करने होते हैं, जो कि हमने घटना चक्र से शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। और इन शॉर्ट नोट्स को हम इस वीडियो में आपको आपको जो है कवर कराने वाले हैं। देखिए, आपने जो टॉपर से भी सुना होगा कि अगर हमें जो है यूपीएससी हो या यूपीपीसीएससी हो या जो अदर स्टेट पीसीएस होते हैं, उन्हें कवर करने के लिए जो है उन्हें क्लियर करने के लिए हमें जो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम से पहले हम जो है अपने जो हमारा डाटा है, जो पूर्वावलोकन का जितना भी जो डाटा है, जो फैक्ट हैं, उन्हें हम बार बार रिवाइज कर पाएँ, जिससे कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाएँ। तो इसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स तैयार करने होते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये स्पेशल जो 6 दिसंबर को जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके जो प्री के लिए हमने जो पूर्वावलोकन के नोट्स तैयार किए हैं, ये आपको जो है कराने वाले हैं। और इनकी जो पीडीएफ भी आपको जो है हम ये कहाँ पर मिलेगी, हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। इसकी जानकारी हम वीडियो के बीच में आपको दे देंगे, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में ही हम चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। जो 848 पेज हैं हिस्ट्री के बैक ईयर में, उन 848 पेजों को कम पेजों में और कम समय में हम कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के पूर्वावलोकन से। तो हिस्ट्री के पूर्वावलोकन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, हम पहले थोड़ा सा अपने जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास जो है यहाँ पर देखिए, इसे 3 भागों में बांटा जाता है हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को। तो इसमें एक होता है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, और इसके बाद यह इसे जो है, और एक होता है आधे ऐतिहासिक काल, और इसके बाद होता है ऐतिहासिक काल। तो इसे 3 कालों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो होता है जिस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, ये प्रागैतिहासिक काल की हमारी विशेषता है कि इसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि हमें क्या मिले, जैसे पाषाण या जो मृदभांड वगैरह इस तरह की चीज़ें मिली हैं। तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। और जो आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। तो उन्हें हम किस में रखते हैं, ऐसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल में। और इसके बाद जो हमारा ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और उन्हें हमने पढ़ा भी है, तो उन्हें हम पढ़ भी पाए हैं। तो ये हो गया हमारा जो हिस्ट्री का डिवाइडेशन, जो कि 3 पार्टों में बांटा जाता है। अब इसके भी कई सारे पार्ट हैं। देखिए, इसके बाद जो हम बढ़ते हैं आगे, इसमें क्या जो सर्वप्रथम क्या हुआ था कि 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का जो अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। यानी कि सबसे पहले जो पाषाणकालीन सभ्यता का जो अनुसंधान प्रारंभ हुआ था वो 1863 ईस्वी में हुआ था, और ये हमारे भारत में हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब है हमारा यहाँ पर पाषाण काल। तो देखिए, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 3 कालों में हम पाषाण काल को बांटते हैं। और जो इसका टाइम पीरियड है पूरा पाषाण काल का,
वो जो है 5 लाख से 10,000 BC तक माना जाता है। देखिए ये जो काल हैं ये कोई मतलब इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो कुछ बुकों में कुछ और मतलब सन मिलेगा और कुछ किताबों में कुछ अलग सन मिलेगा, तो आप इस तरह से इन्हें समझ सकते हैं। वैसे जो है अभी तक जो ना तो यूपीएससी में ना ही किसी पीसीएस में इस तरह का जो ये सन है इसमें तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। तो इसे आप सिर्फ मैंने इसलिए लिख दिया है जिससे कि आपको थोड़ा याद रहे। वैसे ये डाटा जो है आप सही मान सकते हैं कि 5 लाख से 10,000 BC तक इसका काल है, थोड़ा समझने के लिए, जो कि हमें थोड़ा हेल्प करता है हमारे डाटा याद करने में। तो इस तरह से तो 5 लाख से 10,000 BC तक हमारा पूर्व पाषाण काल हो गया, और जो 10,000 से 7,000 BC तक मध्य पाषाण काल, और जो नव पाषाण काल है हमारा ये 7,000 से 3,000 BC तक। तो देखिए इसके बाद हम पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक है जो हमारा है ये पूर्व पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल होता है। इसका देखिए टाइम टेबल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो आपको याद भी नहीं करना है, क्योंकि आपको इतना ही डाटा पढ़ना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मध्य पूरा पाषाण काल, और इसमें है एक उच्च पूरा पाषाण काल। तो देखिए इन कालों की विशेषता क्या क्या थी। जो पूर्व पूरा पाषाण काल है इसमें क्या हुआ है, इसमें क्रोड उपकरण प्राप्त हुए हैं। और क्रोड उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हस्त कुठार आता है, खंडक आता है और एवं विदारिणी आता है। तो ये जो है क्रोड उपकरण में आते हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य जो पूरा पाषाण काल है इसमें जो मिला है हमें, इसमें हमें फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद जो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल है इससे हमें ब्लेड आधारित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसमें जो ये ब्लेड आधारित उपकरण है वो यहाँ पर तक्षणी एवं खुरचनी जो है ये उपकरण है जो कि हमारे उच्च पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। और उच्च पूरा पाषाण काल में जो है ब्लेड आधारित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मतलब जिनकी धार बनी हुई होती थी उन्हें ब्लेड आधारित कहते थे। जैसे कि पत्थर जो नुकीले होते थे जिनकी धार बनी हो तो वो ब्लेड आधारित होते थे। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पर जो देखिए सर्वप्रथम पंजाब जो है हमारा, सर्वप्रथम पंजाब की जो सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये जितने भी जो डाटा है ये सभी जो है घटना चक्र में जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हें आपको किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें जो डाटा लिया गया वो सभी इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये घटना चक्र का डाटा है टोटल। तो घटना चक्र के डाटा को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यूपी पीसीएस का या किसी भी स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का प्री क्लियर करना है तो आपको जो है घटना चक्र को अच्छे से कवर करना होता है, जो कि हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बहुत ही कम समय में आपको कवर कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए इसके बाद हमारे पास ये है जो हेडेक संस्कृति है, इसके जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो सर्वप्रथम जो है वो तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद मतलब तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं और तमिलनाडु में ये पलवरम से प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद जो प्राप्त हुए हैं ये अतीर पक्कम से प्राप्त हुए हैं, ये भी जो है तमिलनाडु में ही स्थित है। तो इस तरह से हेडेक संस्कृति के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं हमको वो तमिलनाडु के पलवरम से प्राप्त हुए हैं सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ हमें अतीर पक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ये हो गया। और इसके बाद जो हमारे इस जो हेडेक संस्कृति के जो अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं वो उपकरण है आपका क्लीवर है, स्क्रैपर है, और इसके साथ जो अन्य हैं तो यहाँ पर आदि मतलब आदि लगा दिया है। इसमें जो है और उपकरण भी आ सकते हैं। तो अन्य उपकरण में हमारा क्लीवर हो गया और स्क्रैपर हो गया। इसके बाद हमारा आगे है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ये जो थे ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक ये पुरातत्वविद भी थे। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ये क्या थे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद ये दोनों थे। और जो इन्होंने
जो है 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। 1863 में इन्होंने पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी, यानी अन्वेषण यानी खुदाई वगैरह करवाना, खोज करना, तो इस तरह के काम इन्होंने किए थे। और इसके बाद जो थॉमसन थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने त्रियुगीय विभाजन किया था। त्रियुगीय विभाजन मतलब त्रियुग कौन कौन से थे, जैसे पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। तो इस तरह के युग जो थे ये इसके त्रियुगीन, इनका जो त्रियुगीन विभाजन किया था वो थॉमसन ने किया था। इसके बाद अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल। देखिए हमने जो पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल था उसे देख लिया। अब इसके बाद हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। तो देखिए मध्य पाषाण काल जो है ये हमारा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से 7,000 BC तक माना जाता है। देखिए इसके कोई मतलब निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारा जो है इसमें जो है कुछ जो जैसे एनसीईआरटी वगैरह कुछ फिक्स डाटा होता है जो जिन्हें हम सही मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये 10,000 BC से 7,000 BC तक मध्य पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और जो हमारा मध्य पाषाण काल है इसे माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। और इसे माइक्रोलिथिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और लिथिक मतलब पत्थर। तो इस तरह से लिथिक जो पत्थर के औजार वगैरह होते हैं इस टाइप से, तो इसलिए छोटे पत्थरों का औजारों का इस प्रयोग इस काल में हुआ था, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक काल कहते हैं। और इसके बाद यहाँ से जो प्रमुख जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से पशुपालन का जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और पशुपालन के मतलब जो प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। और जो इसके जो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं यहाँ पर हमारे, वो जो प्राप्त हुए हैं वो राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद हम यहाँ से दमदमा से जो है, दमदमा जो कि ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है, यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। और इन 41 समाधानों में से 5 युगल समाधान हैं। 5 युगल का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि एक जो कवर में जो होता है उसमें जो है 2 कंकाल प्राप्त हुए, यानी कि जोड़ा। युगल का मतलब होता है जोड़ा। तो 5 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं और एक समाधान से 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये भी हमारे दमदमा से प्राप्त हुए हैं कि एक ही समाधान में 3 कंकाल मिले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और इसके बाद हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए हड्डी से निर्मित जो आभूषण प्राप्त हुए हैं वो बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं, और ये महदहा और सराय नाहरराय से प्राप्त हुए हैं। जो हड्डी से निर्मित आभूषण है या हड्डियों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो महदहा और सराय नाहरराय से प्राप्त हुए हैं। ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में, महदहा भी उत्तर प्रदेश में है और जो सराय नाहरराय है ये भी उत्तर प्रदेश में, और ये भी जो है बेलन घाटी में स्थित है। और सराय नाहरराय से आवास स्थल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद अब देख लेते हैं कि नव पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड 7,000 से 3,000 BC है, इससे जो है क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो इसमें जो हमें इस जो नव पाषाण काल है इसमें कृषि का विकास हुआ है, और इसी के साथ प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी हमारे नव पाषाण काल से हमें प्राप्त हुए हैं। और इसमें जो प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो नए डाटा के अनुसार, जो नई खोजों के अनुसार वो लहुरा देश से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद जो है ये मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मतलब कि पहले जब जो हमारे जो वर्तमान जो खोजों के अनुसार अगर हम देखें तो लहुरा द्वीप से ये प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन पहले क्या था, जब तक ये खोज नहीं हुई तो मेहरगढ़ से जो है, मेहरगढ़ को कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का जो है स्थल माना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब तक जो यूपीपीएससी आयोग है हमारा, जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है अभी तक,
तो उसमें जो है इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लहुरादेव ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो लहुरादेव इस ऑप्शन में ना देने के इन्होंने सिर्फ मेहरगढ़ ही दिया है। तो अभी हम फिलहाल क्या याद करेंगे, अपने पीसीएस के हिसाब से मेहरगढ़ याद करेंगे कि प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वैसे अगर लहुरादेव आपको ऑप्शन में मिल जाए तो पहले दोनों ऑप्शन में है तो हम पहले नंबर पर लहुरादेव लगाएंगे। अगर लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है तो हम प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य का जो स्थल है वो मेहरगढ़ को लगाएंगे। तो मेहरगढ़ जो ये बलूचिस्तान में स्थित है, और जो लहुरादेव है ये यूपी के संत कबीर नगर जो है संत कबीर नगर में स्थित है। और मेहरगढ़ से इसी के साथ गेहूं और पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कृषि के तो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते ही हैं, इसी के साथ यहाँ से गेहूं और पशुपालन के जो है प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, मतलब कि इनके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य तो हमें मध्य पाषाण काल में जो है प्राप्त हो चुके थे, जैसे कि अभी मैं पीछे बता चुका हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ से नवपाषाण काल से जो है खाद्यान्न जो कृषि है इसके साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई हैं इनमें अपने हमारे शॉर्ट नोट्स में, तो ये एक बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अलग की बात थी वो हमने इसमें नहीं डाली है। तो इसमें जो है आपको एक बात जो है कोई सा भी छोड़ना नहीं है, एक भी पॉइंट, क्योंकि सभी इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी जो है इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि जो सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। तो जो था ये सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसके बाद जो है हमारा जो है एक स्थल था बोरझोम, यहाँ पर बोरझोम था, और इससे जो प्राप्त हुआ है उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए जो बोरझोम था इससे गर्तावास प्राप्त हुआ है, और मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी हमारे बोरझोम से प्राप्त हुए हैं। और गर्तावास का जो मतलब होता है वो होता है गड्ढे वाले घर। तो यहाँ से बोरझोम से दो चीज़ें हमें प्राप्त हुई, एक तो गर्तावास प्राप्त हुआ है और एक हुआ है मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। और ये जो बोरझोम है ये कश्मीर की झेलम घाटी में स्थित है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक स्थल है गुफकराल, तो ये जो स्थल है गुफकराल ये भी कश्मीर में स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं आपके कुम्हारकारी के, जो हमारा कुम्हारकारी है इसके जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्थल है कोल्डिवा, और यहाँ से हमें प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो कोल्डिवा है ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारा शुरू होता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल हमारा शुरू होता है, और इसका जो देखिए टाइम पीरियड है इसमें काफ़ी मतभेद है। तो ये 4000 से आप इसे 600 BC भी मान सकते हैं, और 4000 से कहीं पे जो है 4000 से 3000 BC भी लिखा हुआ है। तो आप इन्हें इसमें इतना डाउट में ना रहे, ये 4000 से जो है 3000 BC 4K से इसे 3 के यानी 3000 BC भी मान सकते हैं। तो ये दोनों ही डाटा जो है सही है, क्योंकि इसे निश्चित नहीं हो पाया अभी तक कि इनका काल मतलब फिक्स क्या था, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलता है। तो इस तरह से जैसे कि अभी मैं पीछे बता चुका, देखिए सन से जो है जो आयोग है वो क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इसलिए सन से क्वेश्चन ना पूछ के इनके स्थलों वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है ये 4000 से 3000 BC भी माना जाता है, और 4000 से मतलब 700 BC भी माना जाता है, 4000 से 600 BC भी माना जाता है। तो इस तरह से आपको देखना है। देखिए जो हमारा ताम्रपाषाण काल है इसको चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है, और इसे चालकोलिथिक काल कहने के पीछे जो कारण है वो कारण है आपका यहाँ पर
जो इसमें जो औजार प्रयुक्त हुए थे वो पत्थर प्लस तांबा मतलब दोनों के बने हुए थे, जिसके कारण इसे चालकोलिथिक काल कहा जाता है। यानी कि इसमें जो औजार प्रयुक्त किए थे वो पत्थर के भी थे और तांबे के भी थे। इन दोनों को साथ में मिलाकर जो इनका उपयोग किया था, तो इसके लिए इसे चालकोलिथिक काल कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है जो धातुओं से सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था, इन्होंने जो जिस धातु का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था वो था आपका तांबा। तो धातुओं में सबसे पहले जो प्रयोग किया था इन्होंने ताम्रपाषाण काल में, तो वो तांबा था। और इसके बाद जो ताम्रपाषाण संस्कृति जो है, मतलब इसे ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति भी कहा जाता है। और जो ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति है, इससे जो है कई सारी संस्कृतियों मतलब कई सारी संस्कृतियों का विकास होता है। कई सारी संस्कृति इसके अंदर आती हैं, जिसमें कि जैसे नंबर 1 जोरवे संस्कृति और अहाड़ संस्कृति, कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। तो देखिए जो जोरवे संस्कृति है, ये इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो महाराष्ट्र के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे जोरवे, इनामगांव और देमाबाद। इन स्थलों से जो है इन स्थानों से जो है जोरवे संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो जोरवे संस्कृति है, इसके जो स्थल हैं नेवासा, यहीं से जो महाराष्ट्र क्षेत्र में ये नेवासा है, देमाबाद, चंदौली है और इनाम गांव है। इन स्थलों से क्या हुआ है, इनसे मृतकों को फर्श के नीचे दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इन्हें जो दफनाया जाता था वो उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था, यानी कि उत्तर में इनका सर होता था और दक्षिण में इनके पैर होते थे। और इसी के साथ जो एक और है, यहाँ से ये जो महाराष्ट्र क्षेत्र में होता था, उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। और दक्षिण भारत में इसका जो है अलग स्थिति थी। दक्षिण भारत में इसकी अलग स्थिति थी। दक्षिण भारत में था कि इन्हें जो दफनाया जाता था, जो मृतकों को, वो पूरब से पश्चिम में दफनाया जाता था, यानी पूर्व में उनका सिर होता था और पश्चिम में पैर। तो इस तरह जो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो मृतकों को दफनाया जाता था वो उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता है। और जो दक्षिण भारत है उसमें जो मृतक होते थे उन्हें पूर्व से पश्चिम में दफनाया जाता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद जो अहाड़ संस्कृति है, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो राजस्थान से मिलते हैं। और इसके बाद है कायथा संस्कृति, और जो कायथा संस्कृति है इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपके महाराष्ट्र से मिलते हैं। और इसके बाद जो है मालवा संस्कृति, और मालवा संस्कृति के जो साक्ष्य मिलते हैं आपको वो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश से मिलते हैं। और मालवा क्षेत्र जो है ये एक पठारी भूमि है। और इसके बाद देख लेते हैं आगे। देखिए इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट स्थल है नब्दा टोली, और ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी जो खोज की है वो HD सांकलिया ने की है, जो कि 1500 BC से 1300 BC में इसकी खोज को माना जाता है, नब्दा टोली की। और ये मध्य प्रदेश में है और इसकी खोज HD सांकलिया ने 1500 BC से 1300 BC के बीच की थी। और इसके बाद नेक्स्ट है संगन कल्लू। तो संगन कल्लू से जो प्राप्त हुआ है वो राग का टीला प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद है जो विंध्य क्षेत्र है, जो विंध्य क्षेत्र के लेखिया शिलाश्रय से क्या मिला है, हमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इसे देखना आपको। तो विंध्य क्षेत्र है, इस विंध्य क्षेत्र के जो लेखिया है, लेखिया शिलाश्रय से जो है हमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। और इसके बाद गेरिक मृदभांड जो पात्र है, इनका जो नामकरण है वो हस्तिनापुर में हुआ था। तो जो गेरिक मृदभांड जो पात्र हैं इनका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये रायसेन जिले, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और भीमबेटका की जो खोज की थी वो BS बाकणकर ने की थी। और इससे जो भीमबेटका से क्या क्या स्थल प्राप्त हुए हैं, या मतलब
क्या इसकी विशेषता है, तो यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला मिली है और यहाँ से जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये इसकी विशेषता है। तो भीमबेटका से हमें प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला मिली है और सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो है, देख लेते हैं जो पुरातात्विक स्थल हैं इन्हें देख लेते हैं और इसके साथ पुरातात्विक स्थल हैं ये कौन कौन से। यहाँ पर एक तरफ ऐतिहासिक स्थान है उसका और एक तरफ उसकी ख्याति का कारण। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, ये जो है पूछा गया क्वेश्चन का ही डाटा है मतलब कि। तो पहला जो है बुर्जहोम, इसकी जो विशेषता है ये तो यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो है हमें प्राप्त हुआ है। और इसके बाद जो चंद्रकेतुगढ़ है यहाँ से टेराकोटा कला प्राप्त हुई है और जो गणेश वर है यहाँ से हमें ताम्र कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद पुरातात्विक स्थल और वर्तमान नाम जो है इनके ये हमें देखना है। तो इसके बाद जो नेवासा है इसका जो वर्तमान नाम है आपका वो है महाराष्ट्र। तो नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके बाद जो ईशमपुर था जो पुरातात्विक स्थल था ईशमपुर, उसका जो वर्तमान नाम है वो कर्नाटक है। और इसके बाद ये है ये डिंडवाना, इसका जो वर्तमान नाम है मतलब कि वो राजस्थान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डिंडवाना है वो राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो संलग्न है या जो संबंधित है, तो ये संस्कृति विभाग या संस्कृति मंत्रालय से जो है संबंधित है, संलग्न है या फिर जुड़ा हुआ है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, सर्वेक्षण है, ये जो है संस्कृति विभाग से जो है जुड़ा हुआ है। और इसके बाद भारतीय पुरातत्व का जो जनक माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व का पुरातत्व विभाग मतलब जो है उसके जो महानिदेशक वो कौन है, तो वो हैं जॉन मार्शल। और इसी के साथ एक क्वेश्चन है ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये जो है ये भोपाल में है। तो ये MPPCS जो MPPSC है MPPCS है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। PCS में अभी तक इससे क्वेश्चन मतलब UPPCS में इस टॉपिक से मतलब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। शायद ऐसा पूछ ले, तो इसलिए ये भी जो हमें ध्यान रखना है। तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर प्राप्त होता है, वो भोपाल में प्राप्त होता है। तो देखिए अगर आपको देखिए हमारी जो है आज की जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और इसी के साथ मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ऐसे ही मतलब प्रीवियस ईयर को मतलब शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करने के लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और जो है इस तरह से हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो देखिए इसकी जो PDF मिलेगी आपको वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है AB पॉइंट स्टडी, जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे उसका टेलीग्राम का नाम है AB पॉइंट स्टडी। इस टेलीग्राम चैनल पर चलिए इस जो है अपने टेलीग्राम अपने जो टेलीग्राम A पॉइंट जो स्टडी है हमारा ये जो है टेलीग्राम चैनल है। तो इस पर आपको हम इसकी PDF जो शॉर्ट नोट्स है इनकी PDF आपको मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और इसके जो है टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम ज्वाइन चैनल को मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।